नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। कांग्रेस ने राजस्थान के जयपुर में महंगाई के खिलाफ रैली की है। इस रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला और राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू नफरत नहीं फैलाता है, हिंदुत्ववादी नफरत फैलाते हैं। दो शब्दों के बीच में टक्कर है इन दिनों देश में, हिंदू और हिंदुत्व। बीजेपी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम गांधी की तरह हिंदू हैं, जबकि हिंदुत्ववादी गॉडसे की तरह। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गॉडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाइयों और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है।
हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है, डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम पर्यटक बन के पूरी दुनिया में घूमते हैं लेकिन पास बैठे किसानों से नहीं मिलते। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, महीनों से बैठे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पे, तो हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने घर से निकलकर 10-20 किलोमीटर दूर जहां लाखों किसान बैठे थे वहां नहीं जा पाए। पूरा साल निकल गया, वहां नहीं जा पाए। दुनिया भर में भ्रमण किया, अमेरिका गए, चाइना गए, तमाम देशों में गए, लेकिन अपने दुखी किसानों से बात करने नहीं जा पाए। ये ऐसी सरकार है, समझ लीजिए, जहां पे प्रधानमंत्री पर्यटन में व्यस्त रहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को एक दिन में हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, उनको कमाने में व्यस्त हैं। तो ये था आज राजस्थान के जयपुर में नजारा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी हमलावर रहे बीजेपी और प्रधानमंत्री पर। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर पे, बात करते हैं किसानों की। एक साल तक अपने बुलंद हौसलों और अपने मजबूत इरादों से आंदोलन को सींचने वाले किसान अब अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद घर लौट रहे हैं। सरकार ने इनकी तमाम प्रमुख मांगे मानी हैं। एमएसपी को लेकर सरकार ने वादा किया है कि कमेटी बनेगी, इस पर चर्चा होगी। ऐसे में जश्न मनाते किसानों का ये कारवां आगे बढ़ रहा है, जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। पंजाब के राजपुरा में बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखा। यहां लौट रहे किसानों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। एक तीसरी तस्वीर भी है सिंघू बॉर्डर की, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस महकमा किस तरह कंक्रीट की दीवार को तोड़वाता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़क पर यह मजबूत दीवार बनाई गई थी। $380 दिनों के बाद आज टिकरी बॉर्डर खुला है। दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। पिछले 1 साल से ज्यादा से किसान यहां पे धरने पर बैठे थे। अब जैसे ही उनकी वापसी शुरू हुई, ये रास्ता आम लोगों के लिए, गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। एक लंबे अरसे के बाद ये रास्ता खुला है, 380 दिनों के बाद। और अब बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, जिसके नए पेशेंट्स अलग अलग शहरों में मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में ओमिक्रॉन का एक और संक्रमित मिलने से अब देश में कुल मामले 37 हो गए हैं। नागपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक 40 साल का शख्स संक्रमित पाया गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट से। महाराष्ट्र में अब ओमिक्रॉन के कुल 18 मामले हैं। इससे पहले आज चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कैसे सजी है काशी कल कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले। करीब 33 महीनों के इंतजार के बाद अब काशी विश्वनाथ धाम का काम पूरा हो गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं।
इससे आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होने से अब यहां आने वाले श्रद्धालुओं को तंग और संकरे रास्ते से निजात मिलेगी। इस पूरी जगह को खूबसूरत बत्तियों से सजाया गया है। आसपास के घरों को एक रंग में रंगा गया है। सड़कों से लेकर चौराहे तक झालर लगाई गई है, जिससे कॉरिडोर की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कमाल खान। ये बनारस है, ये बाबा विश्वनाथ की दारुल सल्तनत है, उनकी नगरी है, उनकी राजधानी है। ये एक शहर है, ये एक इतिहास है, ये एक सभ्यता है। ये एक ऐसा शहर है जो एक शहर भी है और एक दुनिया भी है। बनारस वो जगह है जो एक एहसास है, जिसे यहाँ आके अपनी रूह में महसूस किया जा सकता है। इस शहर में धर्म है, आस्था है, गंगा है, घाट हैं, गलियां हैं। उन गलियों में मनुष्य भी हैं और सांड भी हैं। इसकी गलियां बेइंतहा पतली हैं, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा है कि जिसमें हर कोई समा सकता है। यही वजह है कि उसमें कबीरदास भी हैं, तुलसीदास भी हैं, पंडित रविशंकर भी हैं, बिस्मिल्लाह खान भी हैं और सितारा देवी के घुंघरुओं की सरगोशियाँ भी हैं। अगर ज़रा ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर सुनाई देगी। बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ जीवन का भी उत्सव है और मृत्यु का भी उत्सव है। लेकिन एक तीसरा उत्सव अब यहाँ आया है, ये एक राजनीतिक उत्सव है। बनारस में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री इस बनारस का एमपी है। जब किसी शहर का एमपी उस मुल्क का वजीर आज़म हो तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस नाव के सफ़र में हमारे जो हम सफ़र हैं, हम इनसे ये बात करेंगे कि उनके एमपी बनने से आपकी कितनी उम्मीदें पूरी हुई, कितनी बाकी रह गईं और अब क्या सियासत चल रही है इस शहर में। तो एक बड़ा मुद्दा तो ये है कि मोदी जी हेरिटेज जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। दो तरह की सोच है। एक सोच ये है कि जो पुरानी गलियों, पुरानी इमारतों को तोड़ करके एक बहुत बड़ा भव्य कॉरिडोर बनाया गया, इससे श्रद्धालुओं को बहुत आसानी होगी, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँच पाएंगे, सुविधा होगी। उन्हें पहले पतली गलियों से गुजरना पड़ता था। दूसरी सोच ये है कि जो बनारस की गलियां हैं वो बनारस की जान हैं। उन गलियों की एक रूह है, उनका एक कल्चर है, उनकी संस्कृति है, उसका एक आर्किटेक्चर है और उस बनारस की एक स्काई लाइन है। उसको तोड़ करके क्या इसे बनाया जाना चाहिए था। और एक ब्रेक के बाद कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पीएम का ट्विटर हैंडल हुआ हैक। भारत में अभी बिटकॉइन या किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसी बीच हैकर्स ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक कर बिटकॉइन को लेकर ऐसा ट्वीट किया जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। रविवार देर रात लगभग 2:11 पर पीएम का ट्विटर हैंडल हैक करा गया। एक ट्वीट उससे हुआ जिसमें दावा किया गया कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 बिटकॉइन खरीद कर लोगों को बांट रही है। कुछ ही मिनट के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और ट्विटर ने अकाउंट को बहाल किया। पीएमओ की ओर से बताया गया है कि प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल अब सुरक्षित है। अभी भारत सरकार ने किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई। ये लिखा गया कि थोड़े समय के लिए पीएम के ट्विटर के साथ छेड़छाड़ हुई थी। ट्विटर के संज्ञान के बाद अब अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया है। अकाउंट से छेड़छाड़ की छोटी सी अवधि में किए गए ट्वीट को अनदेखा किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैंक इंश्योरेंस कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि देश की समृद्धि में बैंक की बड़ी भूमिका है। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि बैंक के डूबने पर भी अब जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए जरूर मिलेंगे। इसके साथ ही कहा कि हमारी सरकार ने बैंकों को सुधार के लिए काम किया है और इसी के चलते आज 24 घंटे डिजिटल लेन देन संभव हो पाया है। पहले बैंक में जमा रकम में सिर्फ 50,000 रुपये तक की राशि पर ही गारंटी थी, फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया था। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपोजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक तो जरूर वापस मिलेगा। हरियाणा में खुले में नमाज के बाद अब बिहार में भी इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने खुले में नमाज को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का समर्थन किया है। बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुले में नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर ये आस्था है तो घर जाकर नमाज पढ़नी चाहिए। कर्नाटक के बेलगावी के एक चर्च में एक शख्स तलवार जैसे धारदार हथियार लेकर घुस आया। इससे वहां पे हंगामा मच गया। अंदर मौजूद फादर फ्रांसिस डिसूजा बाहर की तरफ भागे और हमलावर उनके पीछे। थोड़ी देर बाद बदमाश भाग खड़ा हुआ। चर्च के आसपास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हथियार लेकर घुसने वाले की तलाश की जा रही है। कर्नाटक विधानसभा का सत्र कल से बेलगावी में ही शुरू हो रहा है। इस दौरान एंटी कन्वर्जन बिल भी पेश होना है, जिस पर चर्च ने आपत्ति जताई है। हैदराबाद के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भारत का पहला ब्रीदिंग लंग ट्रांसप्लांट किया गया है। इससे पहला ऐसा ट्रांसप्लांट अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कुछ जगहों पर हुआ था और अब भारत इस लिस्ट में शामिल हो गया है। हैदराबाद के अस्पतालों में भारत का 80% लंग ट्रांसप्लांटेशन होता है। सर्जरी में शामिल डॉक्टरों की टीम से खास बात की है हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने। बहुत गर्व की बात है, भारत में पहली बार ब्रीथिंग लंग ट्रांसप्लांट ये हुआ है हैदराबाद के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। और हमारे साथ हैं ये टीम ऑफ डॉक्टर्स जिन्होंने ये करके दिखाए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप पतावर और उनकी टीम। सर, इसका मतलब क्या है डॉक्टर ब्रीदिंग लंग ट्रांसप्लांट? जी, आमतौर पे जब लंग्स को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो डोनर हॉस्पिटल से जिस अस्पताल में ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होने वाला है उस लंग को आइस बॉक्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये लंग्स में ब्रीदिंग की कोई एफिशिएंसी होती नहीं है। उसमें एक स्पेशल सॉल्यूशन होता है जो इस लंग को प्रिजर्व करके रखता है। ये प्रिजर्वेशन 6 से 8 घंटे तक लाजमी है। उसके बाद ये लंग के क्वालिटी में डिटेरियोरेशन होता है। जैसे हम सब जानते हैं, जब लंग्स को लिया जाता है ये लंग की क्वालिटी तो उत्तम मानी जाती है, लेकिन सारे जो लंग्स दुनिया भर में अवेलेबल हैं सारे लंग्स नॉर्मल कंडीशन के नहीं होते हैं। जब डोनर हॉस्पिटल में टीम चली जाती है तो पहले कुछ घंटे लगते हैं उस ऑर्गन को सुधारने में। ये शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन शरीर के बाहर निकलने के बाद इस ऑर्गन को ऑप्टिमाइज़ करने का या इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोई गुंजाइश होती नहीं, क्योंकि आइस बॉक्स में रहता है। ये मशीन जो काम करता है इसमें इस ऑर्गन के कंडीशन को वो सुधारता है। सुधारने का तरीका ये है कि हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ खास न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होते हैं जिनमें एल्ब्यूमिन और शुगर्स एक नियमित मात्रा में होते हैं, जिनसे ऑर्गन की कंडीशन सुधर जाती है। इन एंटीबायोटिक्स देने से अगर लंग्स में किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो इसको क्लियर किया जाता है, ना कि ऑपरेशन के बाद इसको हम जूझते रहें।
तीसरी बात यह है कि जब कोई भी पेशेंट जब गुजर जाता है और उसका परिवार जब डिसाइड करता है डोनेशन के बारे में, ये ऑर्गन्स कुछ स्टेट में ऐसे होते हैं कि जब आईसीयू में वेंटिलेटर पे पेशेंट रहते हैं तो ऑर्गन लंग्स के कुछ हिस्से पिचक जाते हैं। इनकी सुधार लाने में बड़ी मुश्किलातें पैदा होती हैं। इसीलिए अगर आमतौर पे 10 डोनेशन होते हैं लंग्स के तो 4 या 5 ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बाकी ऑर्गन्स तो वेस्ट हो जाते हैं। तो इस ऑर्गन बॉक्स में इस लंग की कंडीशन को हम सुधार सकते हैं। उसके वेंटिलेशन की प्रक्रिया से पूरे लंग को एक्सपैंड करके जो छोटे मोटे ब्लड क्लॉट्स होते हैं लंग में उसको निकाला जाता है। एंटीबायोटिक से ट्रीट होने के बाद जब ये लंग की कंडीशन उत्तम हो जाती है तब इसको मशीन से हटा के फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्मली ये लंग को हम लोग ऑर्गन के बाहर यानी शरीर के बाहर 6 से 8 घंटे तक हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन इस पद्धति से हम इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं 14 से 15 घंटे, क्योंकि ये बीच के जो 6 घंटे होते हैं उसमें ऑर्गन की क्वालिटी बढ़ जाती है। अब इसके हमारे देश में उपलब्ध होने से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को जो एंड स्टेज लंग डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनकी इलाज में हमें आसानी होगी। मैं सिर्फ ये और दिखाना चाहती हूँ, हम ऑपरेशन थिएटर के भीतर हैं और ये बड़ी सिंपल सी एक प्रिज्म दिख रही है, ग्लास की एक बॉक्स दिख रही है, लेकिन इसी के अंदर होता है जो कुछ भी होता है। आप जो कह रहे हैं कि लंग को इन्हांस किया जाता है या उसकी जो क्वालिटी है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की जाती है। जाहिर है कि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता होगा, लेकिन एक लंग को आप बचा रहे हैं, एक ऑर्गन को आप बचा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बचत है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि अगर कोई ऑर्गन किसी रिमोट शहर में डोनेट होता है और उसे हमें हैदराबाद या किसी और सेंटर में लाना हो तो उसके लिए हमें जनरली अगर ये स्कीमा टाइम की जो पाबंदी हमें रहती है तो हमें शॉर्ट से शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको लाना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन में ही कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो इस ड्यूरेशन को शॉर्ट करने का और कोई तरीका नहीं है ना सिवाय कि हमें चार्टर जेट को इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बड़े खर्चे होते हैं। तो नॉर्मली जो कॉस्ट हम लोग एक चार्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं उसी को हम लोग इस ऑर्गन बॉक्स में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक बेहतर क्वालिटी की ऑर्गन मिलती है, जिससे ऑर्गन को कोई हानि भी नहीं होती है, बल्कि ये ऑर्गन में एनहांसमेंट होता है, इसके ऑर्गन की सुधार होती है, जिससे आउटकम्स बेहतर होते हैं। तो ये पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है और एक मेडिकल टीम है, एक ट्रांसप्लांट टीम के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। थैंक यू सो मच। यानी कि ये उपलब्धि, ये जो अचीवमेंट है यहाँ के डॉक्टर्स का, इससे भारत को बहुत गर्व है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।